नमस्कार साथियों, इसरो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं लैब असिस्टेंट का एक टॉपिक है नाभिक, और नाभिक में एक अपना टॉपिक रह गया था नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, है ना। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं बेटा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो नाभिक होते हैं और जो नाभिक छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो नाभिक होते हैं अस्थायी। जिन नाभिकों का द्रव्यमान कम होता है या कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इनकी जो बंधन ऊर्जा है ये कैसी होती है, कम होती है। अब इनकी बंधन ऊर्जा जिनकी कम होती है वो अपने निकटवर्ती नाभिकों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है। और जिनकी अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है तो ऐसे नाभिक कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। ऐसे नाभिक कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक आपस में संलयित होते हैं, ठीक है ना। तो इनको अपन देखते हैं। देखो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं बेटा? छोटे छोटे नाभिक मिलकर यदि एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपस में संलयित होते हैं, ठीक। अब इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय संलयन सामान्य ताप पर संभव नहीं है। यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर संभव नहीं है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, यानी ये अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अति उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए अति उच्च ताप और ताप कितना होना चाहिए बेटा, कम से कम अति उच्च ताप लगभग 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 केल्विन, 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 केल्विन ताप होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट ध्यान देना, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया है। 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 केल्विन ताप, अति उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अति उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान देना है। ये अब तक जो मैंने लिखाई है ये 4 लाइन, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो, जो नाभिकीय संलयन, अगर ये पूछा जाए कि नाभिकीय जो संलयन होती है, नाभिकों का संलयन क्यों होता है, नाभिकों का संलयन क्यों होता है? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिकों का संलयन होता है, छोटे नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाभिकों का संलयन होता है।
संलयन होता है। ठीक है, छोटे नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। छोटे नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, और जब नाभिक आपस में संलयित हो जाते हैं तो इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, छोटे नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, छोटे नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कम होती है, जबकि संलयन के पश्चात, जबकि संलयन के पश्चात नए नाभिकों की, नए नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, जिससे ये स्थायी हो जाते हैं, जिससे ये अधिक स्थायी हो जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई एक आध लाइन जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो? ठीक है, अभी इनको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन पर हाँ अभी लिख देंगे नाभिकीय संलयन पर कुछ हम देखते हैं बेटा। नाभिकीय संलयन पर उदाहरण देखते हैं पहले, उदाहरणों को बाद में कर देते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देखो बेटा पहले। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोटॉन है, देखो एक प्रोटॉन 1H1, ये भी प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में संलयित होकर, देखो अधिक द्रव्यमान संख्या वाले, ये क्या हो गया बेटा, ड्यूटेरियम। देखो ये क्या है, प्रोटॉन या प्रोटियम, ये भी प्रोटियम हो गया। ये क्या बन गया बेटा, ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम के साथ में यहां पर एक पॉजिट्रॉन में परिवर्तित हो गए, पॉजिट्रॉन। ठीक है, ठीक। और इसके साथ में यहां पर न्यूट्रॉनो उत्सर्जित होगा, और साथ में यहां पर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। अब यहां से तुम्हें दोबारा ये देखना है कि ये जो अपने पास, देखो ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है। ये क्या है बेटा, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में संलयित होते हैं तो संलयित होकर ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो यहां पर ये गामा किरणों का निर्माण होता है, गामा। और साथ में यहां से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सही है। इसके बाद में यहां से हम क्या कर रहे हैं, देखो 1H2 जो है, 1H2 यानी ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम दोबारा से 1H1 यानी ये किससे, प्रोटियम से अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया कर रहा है तो 2He3 अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, अस्थायी नाभिक में। और इसके साथ में गामा कण उत्सर्जित होंगी। साथ में यहां पर 5.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
अब दोबारा देखना है, ये क्या है 2He3, हीलियम का अस्थायी जो नाभिक है, ये हीलियम नाभिक, 2 हीलियम नाभिक अस्थायी नाभिक दोबारा से अभिक्रिया करते हैं और यहां पर देखो 2 और 2 4, 2 हो गए। और ये हीलियम यहां पर परमाणु भार कितना हो गया इसका 4, और यहां पर कितने 6, तो इसका मतलब 2 और बच गया ऊपर। तो देखो एक प्रोटियम ये हो गया, एक प्रोटियम ये हो गया। अगर दोबारा से देखेंगे 2 1 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 2 6, साथ में यहां पर 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सही है। अब इसके साथ में देखो बेटा, अगर मैं यहां से इस रिएक्शन को इस प्रकार से लिख दूं, देखो ये समीकरण 1 दे दिया हमने, ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अगर हम इन चारों समीकरणों को एक साथ अगर जोड़ें, देखो समीकरण मैंने यहां पे सीधा लिख दिया है कि समीकरण 1 का तो कर रहे हैं हम वर्ग, या तो वर्ग कर दें, नहीं तो एक काम करें, वर्ग ना करके अगर मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं, सही है, प्लस समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूं, और प्लस समीकरण 3 में 2 का गुणा कर दूं, 2 का गुणा किस में कर दूं समीकरण 3 में, और प्लस समीकरण 4, समझ जाएंगे। देखो 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है, 2 का ही गुणा समीकरण 2 में, 2 का ही गुणा समीकरण 3 में, और प्लस समीकरण 4, समीकरण 4 में नहीं करना है। अगर हम इनको इस प्रकार से करेंगे तो देखो अब चलो इसको रहने देते, यहीं पे रहने दो। देखो बेटा मैंने क्या बताया कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, प्लस समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है, और समीकरण 3 में भी 2 का गुणा करना है, और प्लस क्या करना है समीकरण, चलो देखो 2 का गुणा अगर हम करते हैं तो यहां से देखो बेटा समीकरण 2 में देखो पहली रिएक्शन कौन सी थी अपनी 1H1 1H1, अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे गुणा कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं, चलो यहीं पे करते हैं, यहां से मैं, चलो देखो 2 का गुणा मैं इसमें कर रहा हूं, सही है, 2 का ही गुणा मैंने इसमें कर दिया, और पहले समीकरण में हमें क्या करना है 2 का गुणा करना है, कर दिया 2 का गुणा, और इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा 2 का गुणा कर देंगे, सही है। समीकरण 2 में भी हमें 2 का गुणा करना है, यहां पर भी 2 का गुणा करना है, यहां पर भी 2 का गुणा करना है, ये भी, और इसमें भी 2 का गुणा कर देना। समीकरण 3 में भी 2 का गुणा कर दिया हमने, और यहां पर भी कर दिया 2, लेकिन समीकरण 4 में नहीं करना। अब ये हमें जोड़ने हैं, अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो इनको अब जोड़ के देखो बेटा, देखो इधर आओ, ये कितने हैं 2 1H1, अच्छा इधर है क्या 1H1, देखो 1H1 एक ये हो गया और 1H1 एक ये हो गया, 1H1 कैंसिल हो गए, 2 खत्म। इसके बाद चलो अब 1H2 कितने हैं 2, 2 1H2 हो गए इधर, और 1H2 और कहां है देखो 2 ये रहे, 2 1H2 2 1H2 कैंसिल, और क्या है बेटा इधर देखो 1H1 ये हो गए और 1H1 ये हो गए, देखो 2He3 एक और एक 2, 2He3 खत्म, एक ये और एक ये 2 हो गए, और यहां पर कितने 2 2He3, कोई दिक्कत। इसके बाद और कुछ कट रहा है क्या देखो 2 1H1 कहां है 2 1H1, और इधर कहां है 1H1, इसमें नहीं नहीं इधर से नहीं कटेंगे, इधर वाले इधर से कटेंगे, ठीक है ना। एक मिनट हो गया, मैं लबू चल रही है रिकॉर्ड है, शाम को लेट मिलूंगा 7 बजे के बाद। अब क्या फील्ड में बेटा लिख लो तुम्हें तो 1 मिनट, तो बताओ फिर कैसे करें। मैं अपन क्या है 11th ही चला रहे हैं, तो करीब में 35-40 स्टूडेंटों की वो है, तो आप मुझे एक बार टीचरों का बताओ पेमेंट वगैरह क्या रहेगा। पेमेंट 50 मिनट का पीक उठाएंगे सब, 50 मिनट का ना, 40-50 मिनट का एक सब्जेक्ट का पीक, और आपको ही अपनी टाइमिंग सेट करनी है,
हमारा तो जो स्कूल टाइम रहेगा वो आपको प्रॉपरली बता देगा। अब वैसे अभी यहाँ पे तो ये 12-12 के समथिंग ले रहे हैं 1-1 घंटे के सब टीचर। 12-11 हाँ बेटा, तो देखो इधर, तो अपन कहां पे चल रहे थे? इधर देखो, अब इसमें से क्या बचा है? देखो दो तो ये हो गए बेटा, अब यहां पे कितने हैं? देखो दो दो ये हो गए, ये यहां से ये कैंसिल। अब यहां पे और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा है। अब यहां पे देखो शेष क्या बचा है, उसको देखो बेटा, शेष क्या बचा है ये देखो। देखो 2 1H1 और देखो 2 1H1 कितने हो गए बेटा? 4 1H1, सही है। और क्या बचा है इधर? 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बच गए। ये आपस में जब संलयित हो रहे हैं, मैंने क्या बताया? देखो 4 प्रोटॉन संलयित हो रहे हैं, ये 4 प्रोटॉन संलयित होते हैं और 4 प्रोटॉन संलयित होकर 4 प्रोटॉन संलयित होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में रिएक्शन करने के बाद में देखो क्या बना रहे हैं। यहां से देखो पहली लाइन में, दूसरी में देखो ये रहे, क्या बन गया बेटा? एक हीलियम। क्या बन गया? एक हीलियम नाभिक बन गया। बन गया एक हीलियम नाभिक के साथ में और क्या बना है? यहां पे देखो 2 तो ये हो गए बेटा न्यूट्रिनो, 2 न्यूट्रिनो हो गए, और इसके साथ में 2 और 2 4 और 2 6 गामा हो गए। और कुछ बन रहा है इसमें? और कुछ नहीं बचा है। और इसकी जो ऊर्जा है लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये रिएक्शन होती है यहां पर। तो जहां जो रिएक्शन है ये क्या कहती है यहां पर बेटा? कि जो ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ताप नाभिकीय संलयन में क्या होता है बेटा? कि 4 प्रोटॉन या 4 प्रोटियम संलयित होकर, 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में संलयित होकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, मतलब अल्फा कण या हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जिसके साथ में लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कोई दिक्कत? ये है यहां पर इसमें ताप नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया। और इसके बाद हम देखते हैं बेटा, देखो इसके बाद देखो बेटा, जो नाभिकीय अभिक्रिया है ये, इसमें क्या है कि इसका एक एग्जाम्पल अगर देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है इसका? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन आधारित उदाहरण। एक तो है बेटा हाइड्रोजन बम, इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? ये अति उच्च ताप पर, ये जो है हाइड्रोजन बम, ये अति उच्च ताप और उच्च दाब पर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। अति उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव होता है ये, अति उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव होती है ये रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पर ताप कितना होता है बेटा? लगभग 10 की पावर 7 या 10 की पावर 8 केल्विन, सही है। इतना अधिक ताप होता है, और इतना ताप मतलब 10 की पावर 8 केल्विन ताप सूर्य पर या परमाणु विस्फोट के समय
संभव होता है ये, ठीक है ना। या तो परमाणु विस्फोट के समय इतना उच्च ताप आएगा, या फिर सूर्य पर संभव है इतना अधिक ताप तभी संभव है। तो ये जो परमाणु जो हाइड्रोजन बम है, ये हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर कौन कौन है, एक तो परमाणु बम और एक नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, ठीक है। और नाभिकीय संलयन पर कौन है बेटा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारी यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, कोई दिक्कत। तो इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल ले लूं। चलो इनको अभी नोट कर लेना बेटा, है ना, अभी मैं बता दूं। चला अगर इसमें टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करें ना तो इसको स्कैन कर लेना बेटा, है ना, ठीक है ना। वो अलग से दूसरा चैनल है ना टेलीग्राम वाला, पीडीएफ वगैरह इसमें आ जाएंगे, स्कैन कर लो इस पे, वो ज्वाइन हो जाएगा। हाँ टेलीग्राम पे इसको एक बार स्कैन कर लो, वो दूसरा है इस पे, ये इसको ज्वाइन कर लो एक बार। चलो देखो बेटा, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है बेटा, और फिर हम तुम्हारे लिए वो पेपर बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसमें से, है ना।
हाँ बेटा, इसमें देखो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति किसके बराबर होती है? बताओ, द्रव्यमान क्षति किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है बेटा द्रव्यमान क्षति? पहला तो है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होती है क्या? देखो द्रव्यमान क्षति मैंने क्या बताया था कि द्रव्यमान क्षति जो होती है डेल्टा एम बराबर क्या होता है बेटा? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस का एम। इसका मतलब ये न्यूक्लियनों के द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान, द्रव्यमानों का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? ये हो गया। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो बेटा दूसरा। ये क्या कह रहा है? बंधन ऊर्जा किससे संबंधित है? बंधन ऊर्जा किससे संबंधित है बेटा? बंधन ऊर्जा का मतलब E बराबर क्या होता है बेटा? EV। बंधन ऊर्जा जो होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सही है कि नहीं? बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर क्या होता है बेटा? mc स्क्वायर। तो यहां पर तो ये हो गया आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। और अगर इसमें देखेंगे तो डेल्टा EV या EV बंधन ऊर्जा जो होती है डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति और इंटू प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। अब इसमें देखो कौन से ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है क्या? नहीं है। दूसरा है नाभिक को जोड़कर रखने वाली ऊर्जा के, नाभिक की ऊर्जा। सही है बेटा, ये बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा का मतलब नाभिक में नाभिकीय कणों को बांधे रखने के लिए या मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। बंधन ऊर्जा वैसे तो इसको बोलते हैं कि जब नाभिक में नाभिकीय कणों को बांधे रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? ये आ गया। तो यहां पर देखो नाभिक को जोड़कर रखने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। बाकी का और देखते हैं, केवल प्रोटॉनों की ऊर्जा, ये भी गलत है। रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ये भी गलत है। नाभिक को जोड़कर रखने वाली ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। हाँ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी होती है? Fe की। मैंने बताई थी ना Fe की ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe की जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बेटा? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया Fe और Ni। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था? बताओ, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया था बेटा? आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने दिया था। दूसरा इसमें है यदि द्रव्यमान क्षति बढ़ती है तो बंधन ऊर्जा क्या होगी? बेटा बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला है EB बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब बताओ यहां पर क्या कह रहा है? यदि द्रव्यमान क्षति बढ़ेगी। अब बताओ अगर द्रव्यमान क्षति बढ़ती है तो बंधन ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो बंधन ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में, विखंडन का मतलब टूटना। तो एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विघटित होता है। तो हल्के नाभिकों का जुड़ना ये गलत है, नाभिकीय संलयन हो गई। भारी नाभिक का टूटना सही है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये भी गलत हो गया। केवल ऊर्जा अवशोषित होती है। कोई दिक्कत? बेटा ऑप्शन सारे पढ़ने। कई बार वो ऐसा करता है कि शुरू शुरू में ऑप्शन ऐसे रख देता है जो तुम्हें लगते हैं और नीचे के फिर तुम्हें सब की सब सही दिखेंगे। समझ रहे? तो ऑप्शन चारों की चारों पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ इसको देखो बेटा,
विखंडन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त तत्व कौन सा है? विखंडन, यूरेनियम 235, क्योंकि जब यूरेनियम 235 की मैंने रिएक्शन भी बताई थी कि जब यूरेनियम 235 पर जब मंदित न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं 0n1, मंदित न्यूट्रॉन की जब बौछार कराई जाती है तो ये 236 में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरेनियम 236 जो होता है एक तो बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में टूट जाता है। एक तो बेरियम में, बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? बेरियम का 56, 144, और क्रिप्टॉन जो होता है क्रिप्टॉन 36, 89, और इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 0n1 और एक 0n1, ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं बेटा। इसके साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फिर ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा से रिएक्शन करते हैं, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। ये सही है। तो यहां पर देखेंगे कि विखंडन के लिए सामान्यतः कौन सा तत्व है? तो विखंडन के लिए यूरेनियम 235, ये किसके लिए है? विखंडन के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन में उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? केवल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, सही है। इसके साथ में ऊर्जा भी निकलती है। लगभग कितनी ऊर्जा निकलती है? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। वैसे इसकी वास्तविक वैल्यू 216 आती है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग इसकी ऊर्जा आती है। वैसे समझ रहे? तो केवल ऊर्जा नहीं, ऊर्जा के साथ में और भी आता है कुछ, न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऊर्जा प्लस न्यूट्रॉन, ये सही है कि नहीं? ऊर्जा भी निकलती है, न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको बताओ बेटा। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन किस में होता है? विखंडन अभिक्रिया में। और वो भी कौन सी? अनियंत्रित अगर आता है इसमें, अनियंत्रित, अनियंत्रित में क्या होगा? एक तो देखो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया मैंने बताया था परमाणु भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर। और नियंत्रित में क्या, अनियंत्रित में क्या होता है? परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु। तो यहां पे देखो चेन रिएक्शन किस में होती है? केवल संलयन में? ये तो होता ही नहीं है, संलयन में तो होती नहीं है, विखंडन में होती है बेटा। अच्छा, दोनों में? ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सही है कि नहीं? और किसी में भी नहीं। तो यहां पर केवल विखंडन में क्या होती है बेटा? चेन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ बेटा बताओ, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? ऑप्शन पहचान के बताओ। भारी नाभिक टूटते हैं क्या नाभिकीय संलयन में? हल्के नाभिक मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, कि कोई परिवर्तन नहीं होता? हल्के नाभिक मिलते हैं। क्या होते हैं बेटा? हल्के नाभिक मिलते हैं। इसमें देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलयन कहां होता है? बताओ संलयन कहां पे होता है? पृथ्वी पर सामान्य अवस्था में, क्योंकि सामान्य ताप पर तो संलयन होता ही नहीं है। अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है, 10 की पावर लगभग 7 या 10 की पावर 8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। तो देखो सामान्य स्थिति में तो होगा ही नहीं। दूसरा क्या है? सूर्य पर संभव है, सही है ना? सूर्य पर अति उच्च ताप होता है। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में, और यह है ठंडे वातावरण में, यह भी गलत है। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु विस्फोट के समय, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में इतना अधिक ताप नहीं होता है, समझ रहे? अगर परमाणु विस्फोट होता है तो उस समय पर इतना ताप होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें सूर्य पर इतना उच्च ताप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बारह में था ना।
इसको देखो बेटा, संलयन के लिए आवश्यक क्या है बेटा? उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत उच्च ताप और दाब, उच्च दाब की आवश्यकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संलयन में ऊर्जा अधिक क्यों निकलती है? क्योंकि द्रव्यमान की जितनी ज्यादा क्षति होगी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा निकलेगी। संलयन में भी होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है, और विखंडन में भी अधिक ऊर्जा निकलती है। समझ रहे हैं? जितनी द्रव्यमान की क्षति होगी उतनी ही ऊर्जा अधिक निकलेगी। तो संलयन में ऊर्जा अधिक क्यों निकलती है? द्रव्यमान क्षति होती है, ठीक है, इसलिए क्या होती है? ज्यादा ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको देखो बेटा, किस प्रक्रिया में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है? बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस में बढ़ती है? नाभिकीय विखंडन में भी, नाभिकीय, अब यहां में कोई निश्चित थोड़ी है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब ईबीएन, ईबीएन बराबर क्या होता है बेटा? ईबी बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। अब बताइए, इन पर तो कोई है ही नहीं, इसमें निर्भर ही नहीं कर रही। अगर ये ऑप्शन अगर यहां पर इसके अकॉर्डिंग होते, अगर देखो बढ़ती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है, अगर यहां पर ऑप्शन ये होते कि द्रव्यमान संख्या कम होगी, अगर द्रव्यमान संख्या कम होती तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती, सही है कि नहीं? लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है। एक तो है केवल विखंडन, केवल संलयन, दोनों में, तो दोनों ही अभिक्रिया में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर कि नाभिकीय संलयन पर? नाभिकीय विखंडन पर तो होता है परमाणु बम, विखंडन पर क्या होता है बेटा? परमाणु बम, परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और विखंडन पर एक और होता है, इसको तो करते हैं अनियंत्रित, ये तो कैसी होती है? अनियंत्रित। और एक नियंत्रित और होती है, वो कौन सी होती है? परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। ये कैसी होती है बेटा? नियंत्रित। ये कैसी होती है? नियंत्रित। तो ये ध्यान देना है, सही है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सोलहवां क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? संलयन पर। कोई दिक्कत? ये देखो बेटा अगला क्वेश्चन, बताओ बेटा, यदि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है तो क्या होगा? अधिक स्थिर होगा। जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी और जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायित्व प्राप्त करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है बेटा? Fe। Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? Fe स्थिर होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है तो वह क्या होगा बेटा? अधिक स्थायी होगा या अधिक स्थिर होगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बंधन ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? बंधन ऊर्जा का जो मात्रक निकलता है, ऊर्जा का मात्रक, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है कि नहीं? तो इसलिए बंधन ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, उन्नीसवां क्वेश्चन देखो बेटा, द्रव्यमान क्षति का कारण क्या है? द्रव्यमान क्षति का कारण क्या है? द्रव्यमान में क्षति क्यों होती है बेटा? देखो, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, दूसरा है ऊर्जा का बंधन में परिवर्तन होना, न्यूट्रॉनों का गायब हो जाना, केवल प्रोटॉन की घटना। अब इसमें बताओ बेटा कौन सा है? ऊर्जा का बंधन में परिवर्तन होना, समझ रहे हैं? ऊर्जा का बंधन में परिवर्तन होना मतलब द्रव्यमान की क्षति हो रही है, द्रव्यमान क्षति हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? या तो नए नाभिक बन रहे हैं, ठीक है। और जो द्रव्यमान क्षति हो रही है, द्रव्यमान क्षति हो रही है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो यहां पर
ऊर्जा बंधन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना है बेटा, एक एएमयू की ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है? एक एएमयू की ऊर्जा कितनी बताई थी बेटा मैंने? एक एएमयू बराबर कितनी होती है? 1.660539 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अच्छा, अगर केजी में वैल्यू दे रखी होती तो यूं तो लिख देते इसमें, लेकिन ये केजी में ना दे के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहां पर क्या करेंगे, 1.660539, ठीक। और 10 की पावर भी है माइनस 27। अच्छा, यहां पे सीधी वैल्यू दे रखी है क्या? सीधी वैल्यू दे रखी है। अगर इसको अगर हमें चेंज करें तो सी की वैल्यू क्या होती है बेटा? सी प्रकाश की भी, प्रकाश का भी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन 3 इंटू 10 की पावर 8 से अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 934 पॉइंट कुछ आती है, समझ रहे? तो इसकी वास्तविक वैल्यू अगर हम सी की लेते हैं तो सी की वैल्यू रखनी है कितनी? 29,97,92,458 92,458 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हैं? ये वाली वैल्यू रखनी है इसमें। ये तो क्या है बेटा? द्रव्यमान हो गया। पूछी क्या है बेटा? ऊर्जा पूछी है, ऊर्जा पूछी है। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे? E बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू देखो, ये द्रव्यमान ही तो है। द्रव्यमान कितना है? 1.660539 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और इंटू में सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर। प्रकाश का वेग कितना है? अच्छा, इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं क्या? 2.997 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दें या फिर पूरी वैल्यू लिख दें? तो मैंने यहां पर चलो पूरी लिख दी, यहां पर 29,97,92,458 और इसका क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। ये पूरी वैल्यू रख दी हमने, सही है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी लगभग यहां पर 931.5 और इंटू में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में। यहां से जो वैल्यू आ रही है तो जूल में आ रही है, ये किस में आ रही है? जूल में। हमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधी वैल्यू रख दी है यहां पर, या फिर इसको हम सीधा लिख देंगे बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू याद करनी है, ये वाली सीधी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या पूछिए? ऊर्जा। ऊर्जा कितनी होगी बेटा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा है बेटा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5। ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, इसमें कितना है? 931.5। तो ये वाली वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले न्यूमेरिकल पर यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं लिखा रहा हूं इनको नोट करना है, बाद में कर लेना भले ना, और लिख लो। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्रव्यमान क्षति 0 है, यदि द्रव्यमान क्षति 0 है तो बंधन ऊर्जा क्या होगी बेटा? बताओ। अगर द्रव्यमान क्षति 0 है तो बंधन ऊर्जा मतलब ईबी की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब देख लो, अगर द्रव्यमान क्षति यहां पर क्या है? 0 है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो ईबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको बताओ बेटा, बंधन ऊर्जा वक्र में शिखर तत्व, शिखर किस तत्व के पास होता है? आसपास होता है। किसके पास होता है? शिखर तत्व का मतलब अधिकतम वैल्यू। अरे इस प्रकार का जो वक्र आता है ना, प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा मतलब ईबीएन, और ये द्रव्यमान संख्या, देखो इस प्रकार से होता है। ये तो द्रव्यमान संख्या हो गई, ये प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा हो गई। अगर इसके लिए वक्र देखेंगे तो इस प्रकार का वक्र आता है बेटे।
इस प्रकार का वक्र आता है। यहां पर Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसी होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है। Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो लगभग कितनी होती है बेटा, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा इसकी होती है Fe की, समझ रहे हैं ना। तो Fe की बंधन ऊर्जा कैसी होती है, आयरन, Fe की बंधन ऊर्जा कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसको बताओ बेटा, भारी नाभिक क्यों अस्थिर होते हैं, भारी नाभिक क्यों अस्थिर होते हैं बताओ। भारी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। देखो मैंने अभी तुम्हें जो ग्राफ बताया था ना, इस प्रकार से, ये जो ग्राफ मैंने तुम्हें अभी बताया था, ये तो है द्रव्यमान संख्या के लिए, और ये क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए। अगर इसमें ग्राफ देखते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ आता है बेटा, ये तो जो यूरेनियम होता है, ये यूरेनियम यहां पे आता है लगभग, ये यूरेनियम 238 या 235, तो ये यहां पे आ रहा है। तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, जबकि Fe की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है यहां पर, समझ रहे। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग 7 होती है, और यहां पर क्या होती है, लगभग यहां पर 8 होती है, सॉरी ये होती है इस जगह पर 8, तो इसका मतलब 8.75 के समथिंग Fe की होती है, समझ रहे। तो यहां पर यूरेनियम की कैसी होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 7 के समथिंग होती है। तो इसका मतलब जो भारी नाभिक होते हैं, तो भारी नाभिक जो होते हैं उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, और ऐसे नाभिक क्या होते हैं, फिर कम स्थायी होते हैं। तो कम स्थायी होते हैं तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे नाभिकों में ये टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो भारी नाभिक क्यों स्थिर होते हैं बेटा, अस्थिर क्यों होते हैं, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन विकर्षण अधिक होता है, ये सही है, प्रोटॉन प्रोटॉन विकर्षण अधिक होता है इनमें, इसलिए वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करना है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। देखो न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया, ऊर्जा नहीं होती है, ये भी गलत हो गया, ऊर्जा तो होती है सबसे, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये भी गलत है। 24वां क्वेश्चन देखो, हल्के नाभिक संलयन क्यों करते हैं, हल्के नाभिक संलयन क्यों करते हैं, अब वही कंडीशन हल्के नाभिकों के लिए है। देखो हल्के नाभिक जैसे यहाँ पे हो गया नाभिक, यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पे हो गया, ये सारे हल्के नाभिक में गिने जाते हैं, तो समझ रहे। तो हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कैसे होती है, कम होती है। ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फिर बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्थिर बनने के लिए, टूटने के लिए, इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, या ताप घटाने के लिए, बताओ, स्थिर बनने के लिए, मतलब अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नियंत्रित विखंडन कहां उपयोग होता है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया कहां पे होती है बेटा, बताओ, परमाणु बम पर होगी कि ना परमाणु रिएक्टर पर होगी, रिएक्टर में होगी। अरे परमाणु बम तो कैसी है बेटा, अनियंत्रित है, कैसी है, अनियंत्रित, और परमाणु रिएक्टर कैसी है, नियंत्रित। सूर्य पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन संलयित होती है, ये संलयन पर आधारित है, ये किस पर है, संलयन पर आधारित है। बिजली तार ये तो है ही नहीं इसमें। अब बताओ इसमें क्या पूछा है, नियंत्रित, नियंत्रित में कौन सी है, परमाणु बम, सॉरी परमाणु रिएक्टर, बम नहीं, परमाणु रिएक्टर। ठीक है, अगला देखो बेटा, इसको बताओ बेटा, नियंत्रित चेन रिएक्शन में किसका उपयोग होता है, नियंत्रित चेन रिएक्शन, नियंत्रित चेन रिएक्शन में देखो, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, नियंत्रक छड़, कौन सी बेटा, और मैंने नियंत्रक छड़ के रूप में क्या बताई थी, कैडमियम की छड़। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, ये क्या करती है, न्यूट्रॉन अवशोषित करती है,
ये न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए, जैसे उसमें ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, एक भारी जल D2O का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सारे ऑप्शन ही दिख रहे हैं यहाँ पर। कूलेंट का मतलब उसको ठंडा करने के लिए काम में लेते हैं, इसको क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए काम में लेते हैं। तो जिससे भट्टी का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मॉडरेटर, ठीक है, तो इनका सबका ही प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत, सभी का प्रयोग। अगर तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो सीधी चीज, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, मॉडरेटर का कार्य क्या होता है बेटा, मॉडरेटर का कार्य क्या होता है बताओ। ताप बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऊर्जा रोकना और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना। बताओ मॉडरेटर मतलब, मॉडरेटर का मतलब जो न्यूट्रॉन उच्च गति से त्वरित होते हैं, उच्च गति से निकलते हैं, उनकी गति को कम करने के लिए काम में लेते हैं। तो मंदित इलेक्ट्रॉनों को का प्रयोग किया जाता है इसमें। मंदित इलेक्ट्रॉन मतलब मंदित इलेक्ट्रॉन नहीं, मंदित न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे। क्योंकि अगर जो न्यूट्रॉन है अगर उच्च गति से आएंगे, ठीक है, तो उनकी गति को कम करके तब जाके वो यूरेनियम से फिर अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो मंदित गति में ही यहां पर ये काम करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड कौन सी होती है बेटा, कैडमियम की। किसकी होती है, कैडमियम की, CD। किसे अवशोषित करती है ये, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको बताओ। संलयन में सबसे सामान्य अभिक्रिया क्या होती है, एक यूरेनियम एक तो बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में टूटता है, सही है। अरे संलयन में, सॉरी संलयन में तो क्या विखंडन में होती है, संलयन में कौन सी होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संलयित हो गए। अरे 4 हाइड्रोजन आपस में संलयित होते हैं, 4 प्रोटॉन आपस में संलयित होकर एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं कि नहीं। तो इसमें देख लो, तो इसमें हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होता है, हीलियम में, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर, संलयन की जगह पर अगर विखंडन होता है, यहां पर क्या होता है बेटा, विखंडन। तो विखंडन में क्या होता, फिर ये सही होता, यूरेनियम किस में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, बताओ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है, तभी जाके ऊर्जा निकलती है सूर्य से, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो बेटा, संलयन को नियंत्रित करना कठिन क्यों है, अति उच्च ताप चाहिए बेटा, बहुत अधिक ताप चाहिए, कम ताप पर चाहिए क्या, इसमें कम ताप तो होता ही नहीं, सही है। दूसरा क्या है, बहुत उच्च ताप चाहिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बाधा देते हैं, नहीं, ऊर्जा नहीं निकलती, ये विकल्प, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये तुम्हारा कथन आ गया है, ये तुम्हारे कथन निष्कर्ष हो गए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है, इस बार मिलेंगे तुम्हें। बताओ, कथन इसमें दे रखा है बेटा, संलयन में ऊर्जा निकलती है, सही बात है, संलयन में ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, पहले ऊर्जा देनी पड़ती है तब जाके वो संपन्न होती है अभिक्रिया, फिर बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। और इसमें जो निष्कर्ष दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, आर द्रव्य, देखो जो आर दे रखा है, द्रव्यमान क्षति होती है, सही बात है, जब ऊर्जा निकलेगी द्रव्यमान की तो क्षति होगी। तो देखो ए, इसमें तो क्या दे रखा है बेटा, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही कारण है, सही बात है वैसे, क्योंकि जब ऊर्जा निकल रही है तो द्रव्यमान में क्या होगी, क्षति होगी। दूसरा क्या है, दोनों ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, सही कारण है कि नहीं, कारण तो सही है ना,
कारण कैसा है, सही। अब हम देखो बेटे द्रव्यमान, देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकल रही है तो सीधी सी बात है ऊर्जा निकल रही है, द्रव्यमान में कमी हो रही है, तो ये वाला कारण क्या है इसका, सही। इसमें और देखना बेटा, सी में ए सही है, ए सही है, सही बात है। आर गलत है, क्या ये गलत है क्या, सही है। ए गलत है, गलत है क्या, सही है। और आर ये सही है, तो ये भी गलत हो गया यहां पर, और ये भी गलत है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन हो गए। तो ये कथन आ सकते हैं, तो कथन के लिए हमारे टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तैतीसवां क्वेश्चन है इसमें। तैतीसवां क्वेश्चन है ये। इसको देखो बेटा, नाभिकीय विखंडन में चेन रिएक्शन संभव है, सही बात है, नाभिकीय रिएक्शन में चेन रिएक्शन होती है, ठीक। और विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, सही है ना। यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। और यहां पर क्या है, नाभिकीय जब विखंडन होता है तो विखंडन में क्या होता है, न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसका मतलब यहां से ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो देखो ऑप्शन है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, सही बात है। चलो दूसरे में देखना, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, सही कारण नहीं देता है, ये गलत है। कारण दे रहा है कि नहीं, ए सही है आर गलत है, ये भी गलत हो गया, ए गलत है आर सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन हो रहा है एक, इसमें क्या दे रखा है कि यदि द्रव्यमान क्षति का मतलब डेल्टा एम, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.002 AMU, तो उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी। लला उत्पन्न ऊर्जा निकालें तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एम से स्क्वायर, ये हो गया, कोई दिक्कत। अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे देखो ये AMU में कितनी है 0.02, सीधी यहां पर वैल्यू रखना, कितनी आई थी 0.002, वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधा गुणा करना बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई अभी। अब इसका कर दो गुणा, 2 पंजे 10 और 2 और 1 3 और 2 तिया 6 और 2 नाम 18, पॉइंट का लगेगा 1 और 3 4 अंक छोड़ के 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग। अब इसमें वैल्यू देखो 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये AMU में जो वैल्यू, अच्छा ये 3 × 10⁸, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान जो दे रखा है उसकी अगर हम वैल्यू रखते हैं ना, अगर किलोग्राम में होता फिर उसको चेंज करना पड़ता, और यहां पर अगर ए मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधी दे रखी है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो AMU में वैल्यू दे रखी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। एक AMU की वैल्यू हमने निकाल दी अभी, बताइए ना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधा यहां पर हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए अब यहाँ पे बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधी वैल्यू याद करनी है 931.5, क्योंकि कंपटीशन में तो वैसे ही निकलेंगे, अगर तुम यहाँ पे एक एक मिनट सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो समय लगेगा, समझ रहे। तो ये वैल्यू याद करनी है 931.5, ठीक है, सीधी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहां से अगर तुम निकालते हैं तो ये तो AMU में वैल्यू है, अगर kg में होती किलोग्राम में और फिर C की वैल्यू रखते तब जाके वो निकल के आती, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको लिखो तुम, अब इसको भी मैं सेव कर देता हूं।